हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं परुथी ट्यूटोरियल और मैं हूं आपका दोस्त सागर परुथी। आज हम सीखेंगे कि कैसे इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारे पास स्टील कंक्रीट रेनफोर्समेंट स्टील कंक्रीट का हमारे पास कोड होता है, दैट इज IS 4562,000, उसमें से हम कैसे क्वेश्चंस पिक होते हैं फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। गेट में, IAS के एग्जाम्स में कैसे हमारे पास इस कोड में से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ पर्टिकुलर कंक्रीट एज पर द IAS कोड 4562,000। हमारे पास यहाँ पे जो कोड है IAS 456/2000, यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर 60 का फॉर्मूला गिवन है किसका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंक्रीट का, दैट इज 5000 अंडर द रूट FCK। अब हमारे पास FCK क्या, FCK हमारे पास होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इफ आई एम टेकिंग M15 ग्रेड, तो इस केस में FCK की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जोन सा ग्रेड होगा उसके पीछे जो लिखा होगा वही हमारी क्या होगी, FCK की वैल्यू, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और सीधा सीधा हम इलास्टिसिटी कंक्रीट के अंदर जो होती है हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास पूछा जाता है जनरली कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ निकल रही है टेस्ट रिजल्ट से वो हमारे पास 5%, हमारे पास 5% से कम जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी 5% से कम स्ट्रेंथ होती है तब हमारे पास जब वो रीच कर जाती है वैल्यू 5%, तो वो निकलता है क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इसको हम एक कर्व से समझेंगे। हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जिसके यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी है। ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया। तो जब मैं देख रहा हूं कि 5% रेंज अचीव करता है तो हमारे पास तब जो स्ट्रेंथ होती है कॉरस्पॉन्डिंग, उस स्ट्रेंथ को बोला जाता है FCK। और उसके मिड पे जो मीन वैल्यू होती है तब बोला जाता है मीन स्ट्रेंथ FM। और FCK से लेके मीन स्ट्रेंथ के बीच की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला 1.64 सिग्मा। एंड ये सिग्मा क्या होता है, दिस सिग्मा इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो यहाँ पे सिग्मा है दैट सिग्मा इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस कर्व। अब हमारे पास इसके बाद हमारे पास FCK, दोबारा से हम डेफिनेशन क्या बनेगी कि जो प्रोबेबिलिटी 5% है वो एक्सीड नहीं कर रही है अगर, तो उस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथ FCK। और FM क्या रहेगी, FM रहेगी 50%, बिकॉज मीन स्ट्रेंथ सेंटर पे है। 50% जो प्रोबेबिलिटी है कंक्रीट की वो एक्सीड ना करे तो हमारे पास क्या होता है, FM निकल जाता है, दैट इज मीन स्ट्रेंथ। उसके बाद ये सब हमारे पास क्या निकालने के लिए है, ये सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास मदद करती है क्या निकालने के लिए, दैट इज मीन स्ट्रेंथ। मीन स्ट्रेंथ निकालने का सीधा सीधा क्या फॉर्मूला बन जाता है, FCK प्लस 1.64 सिग्मा। अब सिग्मा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि कैसे निकलता है, अंडर द रूट वेरिएंस से। और ये वेरिएंस अगर आपको निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालेंगे आप, वो सीधा सीधा निकालेंगे सिग्मा डिवाइड बाय FCM से, और FCM इज योर मीन स्ट्रेंथ। ऐसे हम उस प्रोबेबिलिटी कर्व की मदद से FCK, FM और सिग्मा निकाल सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि क्या हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है कंक्रीट में। हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कंक्रीट में जब हम बना रहे हैं तो उसमें हमारे पास कौन कौन से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। सबसे पहला इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस पॉइंट इनिशियल स्टेज पे, जिसको मैं EC नोट से डिनोट करता हूं, ये किसके बराबर होगी, वो EC के ही बराबर होगी, EC के इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि जो कंक्रीट की इलास्टिसिटी शुरू में है वही शुरू में हमारे पास इलास्टिसिटी होगी। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, जो EC का वही रहेगा,
इसी का फॉर्मूला क्या था 5000 अंडर द रूट FCK। ये सारा का सारा हमारे पास IS 456 2000 में डायरेक्टली दिया हुआ है पेज नंबर 16 पे। उसके बाद हमारे पास आता है टेंजेंट मॉडुलस। अब हमारे पास यहां पे हमारे पास अचीव कर चुका है स्लोप। अब जब ये स्लोप अचीव कर रहा है, यहां से मैं एक सीधी लाइन टच करूंगा। जब मैं सीधी लाइन लेके जाऊंगा वो यहां पे कहीं टच करेगी, इस पॉइंट पे एक स्लोप बना दूंगा। तो जब इस पॉइंट पे एक स्लोप बनाऊंगा तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंट मॉडुलस। और इस स्लोप के बीच में कहीं पर भी अगर मैं एक स्लोप निकालूं तो वो स्लोप क्या हमें प्रोवाइड करेगा, सेकंड मॉडुलस, स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग एनी पॉइंट टू द ओरिजिन। कहीं पर भी मैं ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दूं तो जब हमारे पास स्लोप निकलता है इस पॉइंट का, इस लाइन से जो ओरिजिन से ज्वाइन हो रही है, तो वहां से हमारे पास जो निकलता है वो क्या निकलता है, दैट विल बी कम्स आउट एज सेकंड मॉडुलस। आफ्टर दैट हम निकालते हैं लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लंबे टाइम तक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वो किस पे डिपेंड करती है, दैट इज टोटली डिपेंड ऑफ क्रीप कोएफिशिएंट। बिकॉज जैसे जैसे लोडिंग ऑफ कंक्रीट की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे पास थीटा की वैल्यू चेंज होती जाती है, क्रीप कोएफिशिएंट। और इसी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 5000 अंडर FCK होता है। तो अब हमारे पास ये थीटा की वैल्यू भी सीधा सीधा IS कोड में पेज नंबर 16 पे दिया हुआ है। तो पेज नंबर 16 पे अगर मैं क्रीप कोएफिशिएंट की वैल्यू देखूं तो 7 डेज में 2.2, 28 डेज में 1.6 और 1 ईयर के बाद 1.1। तो सब में अगर मैं यहां पे वैल्यूज डाल दूं, मैं थीटा की वैल्यू डाल दूं तो मेरे पास यहां पे वैल्यू निकल जाती है। अगर मैं थीटा की डालूं तो ECL की वैल्यू में बस 1 ऐड करना होता है, बिकॉज यहां पे ECL की वैल्यू में क्या है कि हमें 1 प्लस थीटा है। तो ऑटोमेटिकली यहां पे क्या करना पड़ता है, हमें 1.1 में थीटा में 1 ऐड कर दो तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 2.1, और 2.2 में 1 ऐड कर दो तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 3.2। इसके बाद हमारे पास जो क्रीप का इफेक्ट है वो यूजुअली क्या करता है, वो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिड्यूस कर देता है 2 to 3 टाइम्स। ये भी हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जो हमसे पेपर में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कितना मिनिमम ग्रेड लेना पड़ेगा एज पर IS 456 2000। तो M20 इज द मिनिमम ग्रेड, और इस ग्रेड के लिए हमारे पास क्या है, पेज नंबर 1.E दिया हुआ है कि स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm² होनी चाहिए, जिसके लिए ग्रेड की वैल्यू M20 होनी चाहिए। इस M20 के अलावा और कौन कौन से ग्रेड हैं कंक्रीट के, जो कि पेज नंबर 2 पे इस कोड में दिया हुआ है। कौन कौन से ग्रेड है, दैट इज ऑर्डिनरी ग्रेड M10 से M20 तक, स्टैंडर्ड कंक्रीट ग्रेड M25 से M55 तक, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड M60 टू M80 तक। इसमें से M35 से ऊपर जितने भी होते हैं वो सारे क्या बोले जाते हैं कि हमारे पास मिक्स डिजाइन होते हैं। अब इसमें M का मतलब होता है मिक्स, और इस 35 का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, दैट इज इस पर्टिकुलर केस में कितना हो जाएगा 35 न्यूटन पर mm²। इसके बाद हमारे पास होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, पेज नंबर 16 पे ही दिया हुआ है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट FCR, इसका फॉर्मूला रहता है 0.7 अंडर रूट FCK, और FCK हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ये 25 किसके लिए है, ये 25 अगर मैं ग्रेड दे रहा हूं M25, अगर मैं ग्रेड दे रहा हूं M25 तो उस केस में FCK की वैल्यू 25 इसमें पुट कर दो तो FCR की वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करने के बाद 3.5 न्यूटन पर mm²। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालने का भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारे पास जो पूछा जाता है वो पेज नंबर 81 से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंट परमिसिबल वैल्यूज कंक्रीट की क्या है। परमिसिबल वैल्यूज जो कंक्रीट के कंप्रेशन में, सिग्मा CBC की वैल्यू, दैट इज परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस। उसके अलावा पूछा जाता है परमिसिबल डायरेक्ट स्ट्रेस, वो भी हमें पेज नंबर 81 से M15 के लिए अलग वैल्यू,
M20 के लिए अलग वैल्यू, M25 के लिए अलग, M30, सारी वैल्यूज हमें न्यूटन पर mm स्क्वायर में डायरेक्टली पेपर में पूछी जाती हैं। इसके बाद हमसे यही इसके साथ साथ बॉन्ड स्ट्रेस भी पूछा जाता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए अगर बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए वो तो पेज नंबर 81 पे ही मिलेगी और ये हमें याद करनी है। बट अगर आपको लिमिट स्टेट मेथड में बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए, दैट इज इस पेज नंबर 43। आफ्टर दैट बॉन्ड स्ट्रेस में एक चीज और ध्यान रखनी है जो कि कोड में मेंशन है कि अगर बॉन्ड स्ट्रेस HYSD बार्स के लिए या फिर कोल्ड डिफॉर्म्ड बार के लिए हमारे पास निकाल रहे हैं, ट्रीटेड बार के लिए, तो उसमें 60% हमें बढ़ाना पड़ेगा। और अगर वही बार क्या है, कंप्रेशन जोन में है, तो उसको 25% और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस M25 के लिए निकालो, लेकिन बार HYSD कंप्रेशन में है। तो पहले तो M25 की वैल्यू कितनी है देखेंगे। M25 की वैल्यू जो हमारे पास है बॉन्ड स्ट्रेस की लिमिट स्टेट में 1.4 है। कितनी है? अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो कितनी है? दिस वैल्यू इज 1.4। तो इसी 1.4 को अगर मैं यहां पे पुट करूं तो इसमें मैंने ये क्या बढ़ाया, इसी 1.4 के अंदर मैंने यहां पे जो 1.6 लिखा है दैट इज मैंने बढ़ाया 60% मैंने इंक्रीज करा। फॉर व्हाट? फॉर इंक्रीज बाय 60%। और 1.25 के लिए मतलब मैंने यहाँ पे कितना और बढ़ाया, 25% भी बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि वही कंप्रेशन वैल्यू में हमें चाहिए, यहाँ पे कंप्रेशन भी मेंशन है। तो ऐसे मैं बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू निकालूंगा, 2.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ जाएगी। इसमें 60% भी बढ़ाया और 25% भी बढ़ाया। इसके बाद हमें स्टील के बारे में क्या मेंशन है? स्टील के बारे में यूजली कोड में पूछा जाता है कितने टाइप्स के स्टील हमें मिलते हैं। स्टील मतलब रेनफोर्समेंट बार्स। माइल्ड स्टील ऑर्डिनरी भी हो सकते हैं, हॉट रोल्ड भी हो सकते हैं। मीडियम टेंसाइल स्टील ऑर्डिनरी भी हो सकते हैं, हॉट रोल्ड भी हो सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कोल्ड ट्विस्टेड बार या फिर हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसकी मानी जाती है जो हम यूजुअली डिजाइन में यूज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास होता है थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड बार, TMT बार्स। अब हमारे पास जो माइल्ड स्टील बार है, बेसिक माइल्ड स्टील बार, उसमें हमारे पास ये कर्व बनता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में। तो जब ये कर्व बनता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में, तो हमारे पास यहाँ पे क्या किया जाता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में कि यहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो कर्व बनाया गया है उसमें एक यील्ड प्लेट्यू आता है जिसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। यहां पे क्या आता है, क्रैक्स डेवलप होते हैं, इसे यील्ड प्लेट्यू बोलते हैं। तो जो होल्ड रोल्ड माइल्ड स्टील बार से वो डिफॉर्म्ड हो रहे थे और यील्ड प्लेट्यू रिजल्ट हो रहा था, जिसकी वजह से यील्डिंग हो रही थी और क्रैकिंग हो रही थी। इसी यील्डिंग को, इसी यील्ड प्लेट्यू को रोकने के लिए वहां पे उसको ठंडा करके फिर से हमें ट्विस्ट किया और वहां से हमारे पास निकला कोल्ड ट्विस्टेड बार बनाया गया। और यही बार क्या करते हैं, ये ट्विस्ट करने के बाद इस प्लेट्यू को अनलोडिंग के टाइम यील्ड होने से बचाते हैं, उससे आगे तक इसमें लोड बेयर करना शुरू कर देते हैं। और ठंडा करने के बाद आफ्टर कोल्डिंग जो कर्व आता है स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में वो बिल्कुल यूनिफॉर्म आता है। अब इसमें TMT बार्स क्या होते हैं? TMT बार्स की बहुत प्रॉपर्टीज होती हैं कि स्ट्रेंथ भी अच्छा देता है और डक्टिलिटी भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। अब हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर 82 पे IS 452,000 में जो हमारे पास 456/2000 हमारे पास वर्किंग स्ट्रेस मेथड में पेज नंबर 82 में ये परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं सिग्मा ST की। इन स्टील परमिसिबल स्ट्रेसेस सब कुछ न्यूटन पर एम स्क्वायर में हमारे पास कोड में दिया हुआ है। ये हमें एज इट इज याद करनी है। कोड में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कोड से कि डायमीटर अगर मेरा लेस देन इक्वल टू 20 mm हुआ तो ये वैल्यू रहती है, और अगर हमारे पास ग्रेटर देन 20 mm हुआ तो माइल्ड स्टील में वैल्यू चेंज हो जाती है। बाकी मीडियम टेंसाइल के लिए दोनों के लिए सेम रहेगी, और CTD और HYSD बार के लिए भी दोनों केस में डायमीटर पे फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम रहती है। ये सारी की सारी वैल्यू कंप्रेसिव कॉलम में भी होती है। ये हमारे पास वैल्यू तब ली जाती है जब मैं इसमें क्या करता हूं, जो कंप्रेसिव रेसिस्टेंस है वो मैं
टेकन अकाउंट कर रहा हूं। और सिमिलरली वैल्यूज हमारे पास अगर मैं उसको टेकन अकाउंट नहीं करता तो उसी पेज पे नीचे हमारे पास ये और वैल्यूज होती हैं जो हमारे पास हमें याद करनी पड़ती हैं। इसके साथ साथ परमिसिबल स्ट्रेस हमेशा क्या होगा कंक्रीट के अंदर वो समझते हैं। ये डबली रेनफोर्स बीम है। डबली रेनफोर्स बीम में क्या होता है, नीचे भी सरिया ऊपर भी सरिया। तो जो ऊपर सरिया है तो यहां पे एक न्यू काइंड ऑफ स्ट्रेस क्रिएट होगा। वो स्ट्रेस जो कंक्रीट में कन्वर्ट होगा एट द लेवल ऑफ स्टील, जहां पे स्टील होगा, दैट स्ट्रेस की वजह से हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 1.5 m इंटू स्ट्रेस इन द सराउंडिंग कंक्रीट। यहां पे m मॉड्यूलर रेशो होता है और 1.5 हमारे पास यहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो 1.5 होते हैं यूजुअली क्या होता है, दैट इज मल्टीप्लाइंग कोएफिशिएंट होता है। उसके बाद हमारे पास क्या पूछा जाता है, टी बीम और एल बीम के रिगार्डिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द कोड। तो जनरली टू टाइप्स की हमारे पास बीम्स होती हैं, टी बीम्स और एल बीम्स। एक होती है आइसोलेटेड टी बीम जिसकी विड्थ जो होती है वो लिमिटेड होती है, जिसकी विड्थ लिमिटेड होती है। ये विड्थ ऑफ वेब है, ये डेप्थ ऑफ फ्लेंज है, इसको फ्लेंज बोलते हैं, इसको वेब बोलते हैं, और फ्लेंज की विड्थ फिक्स होती है। और दूसरा जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, टी बीम विद कंटिन्यूस स्लैब एक्टिंग एज अ फ्लेंज, जिसमें देखिए कंटिन्यूस बीम है, टी यहां पर भी बन रहा है, फिर एल यहां बन रहा है, फिर टी, फिर टी, फिर टी, ऐसे कंटिन्यूसली बनता जा रहा है। उस केस में हमारे पास, दोनों केस में हमारे पास किसके ऊपर क्वेश्चन आता है पेज नंबर 36 एंड 37 फ्रॉम द कोड। IS 456 2000 में इन दो पेज से क्वेश्चन आता है। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज निकालें, आइसोलेटेड टी बीम दिया हुआ है, तो सीधा सीधा हमारे पास इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, एल नोट डिवाइड बाय एल नोट अपॉन बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। एल नोट का मतलब यहां इफेक्टिव लेंथ से है, ये विड्थ ऑफ द वेब है और ये विड्थ ऑफ द फ्लेंज है एज शोन इन द डायग्राम। इसके साथ साथ ये तो था टी बीम के लिए, अब हम करेंगे एल बीम। आइसोलेटेड एल बीम का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। अब हमारे पास इसको हमें याद करना है फ्रॉम द फॉर द एग्जाम। सीधा सीधा एल नोट की वैल्यू, इफेक्टिव लेंथ जो कि क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ जीरो मूवमेंट इन द बीम, द पॉइंट्स ऑफ जीरो मूवमेंट इन द बीम। मतलब जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है तो जीरो मूवमेंट कब होगी, जब हमारे पास ऐसे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनता है तो यहां पे जीरो मूवमेंट होती है और यहां पे जीरो मूवमेंट होती है, तो इनके बीच के डिस्टेंस को एल नोट बोलेंगे। बट इन केस ऑफ फिक्स बीम, जब मैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाता हूं तो ये हमारे पास सपोर्ट्स पे बेंडिंग मूवमेंट जीरो नहीं होती, यहां पे और यहां तक के बीच में होती है, विच इज ऑलवेज इक्वल टू 0.7 टाइम्स ऑफ ओवरऑल लेंथ। तो हमारे पास ध्यान रखना है एल नोट का मतलब क्या है, टोटल लेंथ नहीं होगा, हमेशा क्या होगा एल नोट का मतलब जहां पे बेंडिंग मूवमेंट जीरो हो उनके बीच का डिस्टेंस। फिर हमारे पास यहां पे बी डब्ल्यू तो हमें पता ही है, विड्थ ऑफ वेब होता है। अब आ जाते हैं आइसोलेटेड के बाद कंटिन्यूस पे। कंटिन्यूस में टी बीम की जो इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला है वो हमारे पास दो लिया जाता है। सबसे पहले तो एल नोट अपॉन 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 टाइम ऑफ डी एफ, या फिर इस डायग्राम से भी हम निकालते हैं। कैसे, यहां से यहां तक चाहिए तो हमें पता है यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक हमें पता है बी डब्ल्यू है, बी डब्ल्यू है विड्थ ऑफ वेब। और विड्थ ऑफ वेब हमारे पास ये है, और विड्थ ऑफ वेब में हम क्या करेंगे, जितना विड्थ ऑफ वेब है उसमें इधर से इधर मतलब एल नोट का हाफ और इधर से इधर एल नोट 2 का हाफ, दोनों को हाफ हाफ ऐड कर देंगे तो हमारे पास यहां पे बी एफ की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट फ्लैंज ऑफ द स्लैब। इसके बाद हमारे पास एल के लिए, कंटिन्यूस एल बीम के लिए, कंटिन्यूस एल बीम के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता है, एल नोट बाय 12 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी एफ। और यहां पे हमारे पास, या फिर हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास सीधा सीधा क्या है, ये हमारे पास वैल्यू पता है, इसका हाफ करेंगे प्लस यहां से यहां तक क्या है बी डब्ल्यू है, वो सीधा यहां पे पुट कर देंगे। अब कुछ क्वेश्चन हमारे पास लिमिट स्टेट मेथड वाले पेजेस से भी पूछा जाता है फ्रॉम द कोड। सबसे पहली चीज क्या पूछी जाती है कि जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, यहां पर
उसके अगर 5% जो टेस्ट रिजल्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लिया था उससे ज्यादा हो जाए तो हम उस क्या करते हैं, आर एक्सपेक्टेड टू फेल मान लेते हैं कि नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट जो होगा रिजल्ट का वो आर एक्सपेक्टेड टू फेल। इसके लिए हमारे पास एफसीक्यू की वैल्यू में कुछ चेंज नहीं आता। M15 और M20 में 15 का मतलब वही रहता है, 20 का मतलब भी वही रहता है। हमें यहाँ पे कई बार वो पूछ लेता है डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ निकालो, और दैट इज फ्रॉम पेज नंबर 68 फ्रॉम द IS 456 2000। डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो थी डिवाइड बाय दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी या फिर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ द मटेरियल। अब जैसे कि किस पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 होगा फॉर कंक्रीट एंड 1.15 होगा फॉर स्टील। मान लो अभी मैं आपको वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है आप देखेंगे। कंक्रीट में एक चीज और बोली उन्होंने अकॉर्डिंग टू द कोड कि डिजाइन स्ट्रेस जब निकालेंगे तो वो 0.67 से हमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू दी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड पार्शियल ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी अप्लाइड करनी पड़ेगी उसके अंदर। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास जैसे कि परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, तो मैंने 0.67 क्या था, दैट इज जो क्वेश्चन में मेंशन है IS 456 2000 में, अभी भी हमने पढ़ा कि IS 456 2000 में हमारे पास 0.67 टू द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैं 0.67 से मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइड 1.5, यहां पे मैंने 1.5 क्या किया, यहां पे मैंने 1.5 जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मटेरियल का था उसको लगाया, तो इसको डिवाइड कर दो तो 0.45 आ जाएगा। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितनी आ जाएगी, 0.45 FCK। यही चीज स्टील के लिए, इन केस ऑफ स्टील FY से सीधा सीधा क्या डिवाइड करना है, दैट इज गामा M फॉर स्टील। कितना है गामा M फॉर स्टील, गामा M फॉर स्टील हमारे पास कितना रहेगा 1.15। तो मैं यहां पे जब 1.15 वैल्यू डालता हूं तो 1 डिवाइड बाय करके 0.87 ऑफ FY आ जाता है। तो ऐसे मेरे पास स्टील और कंक्रीट की मैं परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकता हूं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन कहां से आता है, कैरेक्टरिस्टिक लोड के ऊपर कोड में से। तो कैरेक्टरिस्टिक लोड के ऊपर कोड में से आता है, पहले वो समझेंगे वो क्या होता है कि जो लोड होंगे दैट हैव 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग एंटायर लाइफ टाइम ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब कि 95% चांस है कि जो लोड है वो इस लोड से ज्यादा नहीं आएगा एंटायर लाइफ, उसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड। और वो कैसे निकालते हैं, जो डिजाइन लोड है हमारे पास अगर वो निकालना पड़ जाए, डिजाइन लोड लिमिट स्टेट में, तो वो क्या होगा 1.5 टाइम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड F से डिनोट किया एंड 1.5 इज व्हाट, 1.5 इज योर दिस गामा M, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मटेरियल, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द लोड। अब ये वैल्यू 1.5 के अलावा और क्या क्या हो सकती है फॉर डिफरेंट लोड कंडीशंस। तो हमें उसके लिए पेज नंबर 68 खोलना है कोड का और वहां से पढ़ना है कि फॉर पेज नंबर 68 हमारे पास डेड लोड प्लस लाइव लोड, डिफरेंट लोडिंग के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, मान लो मैं डेड लोड प्लस लाइव लोड ले रहा हूं, तो डेड लोड के लिए 1.5, लाइव लोड के लिए 1.5, ये किसके लिए कोलैप्स में, और सर्विसिबिलिटी में 1 and 1। अगर मैं तीनों का कॉम्बिनेशन ले रहा हूं तो 1.2 1.2 1.2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तीनों के आगे, 1.2 DL प्लस 1.2 लाइव लोड प्लस 1.2 WL। और हमारे पास ये ध्यान रखना है हमेशा कि जो हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज हुई है हमें वही डायरेक्टली यूज करनी है, क्योंकि कोलैप्स में 4 चीजें आ जाती है लिमिट स्टेट मेथड में। कौन कौन सी कोलैप्स में, लिमिट स्टेट मेथड में कोलैप्स में आता है फ्लेक्सर की वजह से, शेयर की वजह से, कंप्रेशन एंड टोर्जन। और यही चीज जब सर्विस देने की बात आए तो वर्किंग स्ट्रेस में 4 पॉइंट कौन कौन से कवर होते हैं, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन एंड कोरोजन। अब वो कई बार पूछ लेता है कि मैक्सिमम स्ट्रेन की क्या वैल्यू होती है इन अ कंक्रीट जब बेंडिंग हो रही होती है। तो मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम स्ट्रेन इज ऑलवेज इक्वल टू 0.0035।
अब वो पूछ लेते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन की क्या वैल्यू होती है बेंडिंग के अंदर जब कंप्रेशन में मैक्सिमम क्या स्ट्रेन होता है कंक्रीट में। तो उसकी वैल्यू हमें याद रखनी है 0.0035। ये पेज नंबर 69 में कोड में दिया हुआ है 0.0035। इस ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। ये ग्राफ उसी पेज पे दिया हुआ है, फिगर बनी हुई 21 की स्ट्रेस और स्ट्रेन हो तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है हमारे पास 0.0035 और हमारे पास FCK के नीचे जो हमारे पास है वो उसका 0.67 से मल्टीप्लाई करके निकलती है ग्राफ, और उसके नीचे एक और ग्राफ निकलेगा। वो कौन सा हमारे पास ग्राफ है, जब हमने उसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कितना निकला 0.45। अब इसके साथ साथ हमारे पास वो पूछ लेता है फ्रॉम द पेज नंबर 70 स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील में क्या रहता है। ये तो क्या था फॉर कंक्रीट, तो फॉर स्टील में हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो रहता है पेज नंबर 70 पे, उसमें से हमसे वो पूछ लेता है कि हमारे पास वैल्यू क्या क्या है। तो जो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन जब मैं बनाता हूं तो हमारे पास पहले Fy था, तो दूसरा कर्व क्या था 1.15 से डिवाइड किया जो कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। उसके अलावा हमारे पास क्या क्या चीजें वो पूछ सकता है हमसे, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमेशा इग्नोर करते हुए स्ट्रेस जो रहती है रेनफोर्समेंट के अंदर उसमें जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगा वो हम कितना लेंगे स्टील में 1.15। फिर वो डिवाइड करने के बाद परमिसिबल कितनी वैल्यू बनाएगा 0.87 Fy। ये पूछा जाता है परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील विल बी बिकम 0.87 Fy। फिर स्ट्रेन जो है स्टील के अंदर, स्ट्रेन अभी कंक्रीट के अंदर थे, अब स्टील के अंदर दैट जो फेलियर है वो इससे कम नहीं होना चाहिए, दैट इज Fy डिवाइड बाय 1.15 E इंटू एस प्लस यहाँ पे ES एक साथ है दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ स्टील प्लस 0.002। अब हमारे पास जब हम शेयर रेनफोर्समेंट का डिजाइन करते हैं फॉर IS 456-2000 के हिसाब से, तो उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टोवी, उसका फॉर्मूला यूजली क्या रहता है V डिवाइड बाय B इंटू डी। V इज द विड्थ ऑफ द बीम एंड D इज द इफेक्टिव डेप्थ एंड V इज द शेयर फोर्स। आफ्टर दैट हमारे पास टोवी के साथ साथ हमें चाहिए डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टोसी। वो निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें दो चीजें चाहिए, एक ग्रेड ऑफ द कंक्रीट और दूसरा परसेंटेज ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट। तो जो ग्रेड ऑफ द कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट है उसको देखते हुए इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड वी यूज पेज नंबर 84 फ्रॉम द कोड, एंड यहां से हम को ग्रेड को देखेंगे, यहां परसेंटेज ऑफ स्टील को देखेंगे और यहां से वैल्यू नोट डाउन करेंगे टोसी की, और लिमिट स्टेट मेथड जब यूज करेंगे तो पेज नंबर 73। आफ्टर यूजिंग दीज टू मेथड अगर हमें चाहिए वहां पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टोसी मैक्सिमम, तो उसके लिए भी हमारे पास वर्किंग स्ट्रेस मेथड में पेज नंबर 85 एंड लिमिट स्टेट मेथड में पेज नंबर 73 को हम देखते हुए हम उसका डिजाइन करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब हमने डिजाइन कर रहे हैं तो हमारे पास उसी पेज पे डिजाइन स्टेप में टोवी निकाल चुके हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल चुके हैं। उसके बाद हमें पास स्पेसिंग निकालना है। स्पेसिंग निकालने के लिए हमारे पास अगर हमें चाहिए स्पेसिंग मिनिमम तो वी यूज दीज टू फॉर्मूलाज बोथ इन वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट मेथड। इसी को कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले में बनाया गया है। तो इस फॉर्मूले से स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 लेग या 5 लेग जिसके हिसाब से हमें प्रोवाइड करना है उसके हिसाब से स्टीरअप को प्रोवाइड करने के बाद हमारे पास जो हमें यूज करना है फॉर्मूला फॉर वर्किंग स्ट्रेस मेथड फॉर स्पेसिंग फॉर स्टीरअप दैट इज ASV इंटू सिग्मा SV इंटू D अपॉन VS। ये सारा का सारा कोड में हमारे पास दिया हुआ है, तो हमें ये लर्न करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में कोड अलाउड नहीं होते। अब हमारे पास अगर ये विद एन एंगल है तो ये भी कोड में मेंशन है कि जब एंगल होगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज ASV इंटू सिग्मा SV इंटू D अपॉन VS। ये था ही ऑलरेडी, इसमें क्या आ जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है कि यही फॉर्मूले में ये चेंज हो जाता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है इसी फॉर्मूले में
कि हमारे पास यहाँ पे ASV इंटू सिग्मा SV जगह पे क्या आएगा 0.87 ऑफ FY, किसके लिए? लिमिट स्टेट मेथड के लिए। और जब एंगल ना हो तो उसमें भी फॉर्मूले में बस यही था कि हमारे पास क्या था, सिग्मा SV की जगह पे क्या आ जाता है 0.87 FY। अब हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ के बारे में भी कोड से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ का? हमारे पास जो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, वो हमारे पास कोड में मेंशन है, दैट इज LD इज इक्वल टू सिग्मा ST इंटू 5 डिवाइड बाई 4 इंटू टो BD एंड 5 इज दैट इज द डायमीटर ऑफ द बार। इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि 60% हमें HYSD बार के लिए हमें इंक्रीज करना पड़ता है। किसको? बॉन्ड स्ट्रेस को। टो BD की बात कर रहे हैं यहाँ पे। टो BD क्या है? मैक्सिमम परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस। और यही मैक्सिमम परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस हमारे पास 60% इंक्रीज करेंगे फॉर HYSD बार्स एंड 25% इंक्रीज करेंगे फॉर ए कंप्रेशन जोन। यही वर्किंग स्ट्रेस मेथड में यूज होने के बाद सिग्मा ST की जगह पे सिर्फ क्या होगा 0.87 FY आ जाएगा इफ यू आर यूजिंग लिमिट स्टेट मेथड। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, साथ के साथ कैलकुलेट करना है हमें किसको? M20 कंक्रीट है और Fe 415 स्टील है। अब HYSD बार यूज कर रहा है तो हमें क्या निकालना है उसके अंदर? डेवलपमेंट लेंथ। तो जब HYSD बार यूज करेंगे तो डेवलपमेंट लेंथ जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेस की 0.8 डायरेक्ट वैल्यू थी, साथ में हमने मल्टीप्लाई करा, क्या मल्टीप्लाई करा? 60% 1.6, और यही हमने यहाँ पे पुट करते हुए सीधा 60% बढ़ा के लिया। और इन द सेकेंड पार्ट इफ यू आर प्रोवाइडिंग इन कंप्रेशन 60% के साथ साथ हमने 25% और बढ़ाए कंप्रेशन के लिए, और फिर बॉन्ड स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करके हमने एग्जैक्टली डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू को यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ की जगह पे पुट किया और हमारे डेवलपमेंट लेंथ हमने निकाली। अब हमारे पास फ्रॉम द कोड पेज नंबर 70 से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि XU मैक्सिमम बाय D निकालें एज पर द यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू अगर मैं 250 डालूं तो हमारे पास इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास XU लिमिटिंग बाय D की वैल्यू 0.53, 0.48 फॉर Fe 415 एंड Fe 500 के लिए वैल्यू। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन यूजली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।